नमस्कार विद्यार्थियों, हम भारतीय संसद का अध्ययन कर रहे थे। इसके सदन, लोकसभा, राज्यसभा के गठन के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम भारतीय संसद के जो कार्य है कि भारतीय संसद क्या क्या कार्य करती है उसका आज हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय संसद के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो संसद का जो पहला कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह विधि का निर्माण करना है, कानून का निर्माण करना है। जो संसद है वह हमारे देश के लिए क्या बनाती है? कानून निर्माण करती है। कानून, विधि का निर्माण करती है। तो ये किस प्रकार की विधि, किन किन विषयों पर कानून बनाती है उसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय जो संसद है वह संघ सूची, हमने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय, इनके बारे में पढ़ा। तो संघ सूची में जो 97 विषय है तथा समवर्ती सूची जिसके अंदर 47 विषय है तथा अवशिष्ट विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाद भी कोई भी ऐसा विषय जो बचा हुआ है, तो अवशिष्ट विषय की शक्तियों पर विधान निर्माण यानी कानून निर्माण, विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद के पास है। की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का काम भारतीय संसद करती है। कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। कोई भी संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है साधारण से, तो उसको क्या कहा जाता है? साधारण विधेयक कहा जाता है। विधेयक अलग अलग प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो जो विधि के निर्माण के लिए सामान्य रूप से जो कानून बनाए जाते हैं उनके लिए साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है संसद के अंदर। ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब साधारण विधेयक जो होता है कानून निर्माण का, ये जो संसद के 2 सदन हमने पढ़े थे, राज्यसभा व लोकसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा, यानी सरकार के जो मंत्री है उन मंत्रियों द्वारा संसद के किसी सदन में यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि सरकारी विधेयक क्या होता है? तो सरकार के मंत्रिपरिषद या सरकार के मंत्री द्वारा संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया गया विधेयक क्या है? सरकारी विधेयक है। जबकि साधारण सदस्यों द्वारा, जो मंत्रियों के अलावा भी संसद के वे सदस्य जो जनता द्वारा निर्वाचित हुए हैं, वे सदस्य अगर विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तो वह क्या कहलाता है? गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर हो गया? सरकारी विधेयक है वह सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि गैर सरकारी जो विधेयक है वह सरकार के मंत्रिपरिषद के अलावा जो संसद के सदस्य हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। जब यह विधेयक, साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है संसद के किसी सदन में, तो उस सदन के अंदर उससे संबंधित 3 वाचन होते हैं। सदन में विधेयक को प्रस्तुत करना की अनुमति उसका प्रथम वाचन कहलाता है। तो 3 वाचनों के अंदर जो पहला जो वाचन है वह है जिसके अंदर संसद के अंदर सामान्य रूप से उस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, सभी को बताया जाता है कि यह विधेयक सरकार ला रही है, तो उसको कहा जाता है प्रथम वाचन। आगे देखते हैं द्वितीय वाचन। प्रथम वाचन तो प्रस्तुतिकरण हो गया। द्वितीय वाचन क्या होता है? द्वितीय वाचन किसी विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण व निर्णायक भाग है। द्वितीय वाचन कोई भी विधेयक होता है कानून बनाने का, वह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है द्वितीय वाचन उसका। इस अवस्था में, सामान्यतः इस अवस्था में विधेयक को प्रवर समिति, संसद के द्वारा एक समिति का निर्माण किया जाता है जिसे प्रवर समिति कहा जाता है। प्रवर समिति का गठन किया जाता है जो विधेयक पर बारीकी से विचार करती है। प्रवर समिति उसके एक एक पॉइंट पर विचार करती है और जनमत का भी इस पर
यह जाना जाता है कि रुझान क्या है। प्रत्येक धारा पर चर्चा करती है। निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन के को प्रस्तुत करती है। जिस सदन के अंदर वो वाचन हो रहा है, उसको प्रस्तुत किया गया, उसके अंदर वापस प्रस्तुत करती है। इस प्रतिवेदन पर जो प्रवर समिति प्रतिवेदन सदन को देती है पर बहस व विचार होता है। सदन के एक अंदर वापस प्रवर समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर एक एक बिंदुवार उस पर विचार विमर्श होता है और मतदान होता है। एक एक धारा पर अलग अलग मतदान होता है और उसके प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। हर बिंदु पर अलग अलग मतदान होता है। ऐसे नहीं कि एक बार में पूरा विधेयक पास मान लिया जाए, उसके एक एक बिंदु पर मतदान होता है। जिस बिंदु पर मतदान पक्ष में होता है वही बिंदु उस विधेयक के अंदर जोड़ा जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय वाचन कहा जाता है। इसके बाद में जो तृतीय वाचन है उसमें सामान्य चर्चा होती है, क्योंकि पहले पूरी विस्तार से चर्चा की जा चुकी होती है। तो तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के उपरांत मतदान होता है। इसके बाद संपूर्ण कानून को पारित करने के लिए उस पर मतदान होता है। यदि उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत, इसमें बहुमत कैसा होना चाहिए? सामान्य बहुमत, यानी 50% से एक ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा के पक्ष में हो तब उसे सदन से पारित समझा जाएगा। और जब इस प्रकार से 50+1 उसके पक्ष में मत हो जाते हैं तो वह विधेयक पास मान लिया जाता है। इसके बाद में यह विधेयक दूसरे सदन में चला जाता है। अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में प्रस्तुत किया है तो राज्यसभा में जाएगा। और ये 3 वाचन वापस उस दूसरे सदन में भी होंगे, तीनों के तीनों वाचन। जिस सदन में विधेयक पेश किया गया वहाँ से पारित किए जाने के पश्चात उससे पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं। यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर ले तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। अगर दूसरा सदन उसको इसी प्रकार से पारित करते हैं तो दोनों सदनों से पारित समझ लिया जाता है और उसके बाद में राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते वे विधेयक कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे। अगर समझ लो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, या राज्यसभा से गया पास होकर और लोकसभा ने उसको अस्वीकार कर दे, अथवा उसमें ऐसे संशोधन कर दे जिससे पहला सदन सहमत नहीं हो, अथवा सदन विधेयक पर 6 माह से अधिक चर्चा ही नहीं करे, 6 महीने निकल जाए और दूसरा सदन उसमें किसी प्रकार की चर्चा भी न करे, तो इसका अर्थ यह होता है कि उससे साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में क्या है? मतभेद है। दोनों सदनों से वे पास नहीं हो पा रहा है। आपस में किसी न किसी बिंदु को लेकर दोनों सदनों में आपसी एकता नहीं बन पा रही है, तो आपसे मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंदर इस प्रकार उल्लेख है। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक बुलाने के प्रावधान का उल्लेख है। जब दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर असहमति हो जाए, मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो क्या होता है? गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक कब होती है? जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर आपस में मतभेद हो जाए तो क्या होगी? संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वह विधेयक पर फैसला करते हुए संयुक्त बैठक आमंत्रित करे। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अगर आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो अगर वह इम्पोर्टेंट माना जाता है कि उस विधेयक को किसी न किसी तरीके से पास होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रश्न आ जाए कि
संसद के संयुक्त सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह इसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है। और फैसला कैसे होगा? दोनों सदनों के जो सदस्य वो एक साथ बैठेंगे और जितने सदस्य उपस्थित हैं उनमें से उनका बहुमत होगा 50+1 का, उसके आधार पर उसके डिसीजन होगा। अब तक भारत के संसदीय काल के अंदर संविधान लागू होने के बाद में, आज़ादी के बाद में सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक द्वारा विधेयक पास हुए हैं। कितने बार हुए हैं? 3 बार। 3 ऐसे कानून बने हैं जिसके तहत संयुक्त बैठक हुई है। एक तो दहेज से संबंधित था, दहेज से संबंधित, एक बैंकिंग सेवा से संबंधित था और एक जो पोटा कानून बना, पोटा कानून। तो इन 3 के अंदर संयुक्त बैठक हुई है। दहेज, बैंकिंग और पोटा संबंधी जो कानून बने हैं उनके अंदर संयुक्त बैठक अब तक भारत के अंदर हुई है। आगे देखते हैं विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अब विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास उस पर को लेकर क्या अधिकार है? दोनों सदनों द्वारा विधेयक अगर विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में वो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि वे कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग है। कार्यपालिका का अध्यक्ष तो है ही भारत के अंदर, कौन? राष्ट्रपति। साथ साथ ही हमने जब संसद पढ़ा तो पढ़ा संसद कैसे बनेगी? राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा को मिलाकर भारतीय संसद बनेगी। इसलिए राष्ट्रपति की भी स्वीकृति उस पर जरूरी होती है। तो राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक है वे अधिनियम अर्थात कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, जब तक कोई भी कानून क्या नहीं बनता है? अधिनियम या कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार संसद को वापस भेज सकता है। अगर साधारण कानून से संबंधित, साधारण विधेयक से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति एक बार उसे पुनः संसद के पास भेज सकता है कि इस पर एक बार पुनः विचार करो, भेज सकता है। लेकिन यदि संसद संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर विधेयक राष्ट्रपति के पास समक्ष भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। एक बार जब संसद के पास वापस भेजा जाता है और संसद के द्वारा उसको वैसा का वैसा या उस पर कुछ संशोधन करके राष्ट्रपति के पास वापस भेजा जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम। संसद देश के सभी नागरिकों के लिए विधि निर्माण का अधिकार है। तो कानून बनाने का अधिकार पूरे भारत के लिए संसद निर्माण करती है, विधि का निर्माण। यह आश्चर्य की बात है कि देश में मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए सामाजिक धार्मिक जीवन के लिए कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। मुसलमानों के लिए व ईसाइयों के लिए इनके सामाजिक और धार्मिक जीवन से संबंधित कानून भारतीय संसद नहीं बना सकती है। उन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त है, इन दोनों को, मुसलमान और ईसाइयों को विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड, उनका खुद का जो पर्सनल लॉ बोर्ड है जो उनके सामाजिक जीवन के नियमों का निर्धारण करेंगे। यद्यपि ये संविधान प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये अपवाद है एक भारतीय समानता के अधिकार का। यही नहीं नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 जो हमने पहले पढ़ा था, समान सिविल संहिता के तहत राज्य को यह कर्तव्य घोषित है कि वे यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। क्या करेगा? स्थापना। अगर यह समान नागरिक संहिता स्थापित की जाती है नीति निर्देशक तत्वों के तहत, तो ये जो पर्सनल लॉ द्वारा जो विशेषाधिकार प्राप्त है इन दोनों वर्गों को ये समाप्त
हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनेक बार समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 की स्थापना को करने के लिए निर्णय दे चुका है, लेकिन अभी तक देश में ऐसा नहीं हुआ है। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या है, मुसलमान और ईसाइयों के लिए सामाजिक और धार्मिक जीवन से संबंधी नियम कानून बनाता है। आगे देखते हैं, दूसरा जो संसद का मुख्य कार्य है वह है धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक पारित करना संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य धन विधेयक को पारित करना है। अनुच्छेद 109 में, इंपॉर्टेंट याद कर लेना, 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है। धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 109 में। तथा अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। अनुच्छेद 110 में तो क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, और 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया की वे किस प्रकार से पारित होगा संसद के अंदर। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसको कहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा? लोकसभा में प्रस्तुत करना पड़ेगा। जबकि साधारण जो विधेयक होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक होने की स्थिति में उसको सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तो पहले अगर कोई धन विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है प्रस्तुत करने के लिए, और जब राष्ट्रपति सिफारिश कर देता है तो वह सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका डिसीजन कौन करेगा? इसका डिसीजन करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा द्वारा पास किए जाने के पश्चात राज्यसभा में सिफारिश के लिए उसको भेजा जाता है। जब कोई विधेयक को लोकसभा द्वारा पास कर दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है, और उसके बाद में लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद में उसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है, सिफारिश के लिए भेजा जाता है। तो राज्यसभा के लिए विधेयक की उस प्राप्ति तिथि से, जब राज्यसभा को वह विधेयक प्राप्त होता है, वह सिर्फ 14 दिन, कितने दिन? 14 दिन। राज्यसभा के पास कितने दिन रहेगा? सिर्फ 14 दिन। याद कर लेना, 14 दिन राज्यसभा के पास। जबकि साधारण विधेयक के मामले में ये कितनी है सीमा? 6 महीने की। 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। 14 दिन के अंदर चर्चा करके संशोधन जो करना है वो करके 14 दिन के अंदर अंदर वापस लोकसभा को भेजना ही होगा, नहीं तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। यदि 14 दिन में लौटाया नहीं जाता है तब वे दोनों सदनों से पास मान लिया जाएगा, पास किया जाना माना जाएगा। 14 दिन के अंदर अंदर वह विधेयक वापस आ जाएगा, नहीं तो अपना आप ही उसको राज्यसभा से पास मान लिया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है। हमने 2 प्रकार के विधेयक देखे, पहले सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो धन विधेयक हमेशा सरकारी विधेयक ही होगा, इसको सरकार की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य ही प्रस्तुत करता है। गैर सरकारी विधेयक नहीं हो सकता। कोई भी धन विधेयक है वह गैर सरकारी विधेयक नहीं हो सकता। आगे देखते हैं इसके बारे में। संसद का जो तीसरा मुख्य कार्य है, संविधान में संशोधन करने का कार्य। जो संविधान बना हुआ है हमारा, उस संविधान के अंदर किसी प्रकार का बदलाव अगर करना हो तो उसको कौन बदलाव करेगा? भारतीय संसद। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। हमने भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर यह पढ़ा था कि संविधान करने की में संशोधन करने की जो पहल है वो सिर्फ संसद ही कर सकती है, को प्राप्त है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, कौन से अनुच्छेद में है? 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन 368 में। इसमें संविधान को संशोधन करने के 2 प्रकार, संविधान को संशोधन करने के 2 प्रकार है। 368 में कितने प्रकार दे रखे हैं? 2 प्रकार दे रखे हैं। जबकि टोटल कितने हैं? 3 है। टोटल कितने हैं? 3। जबकि अनुच्छेद 368 में 2 ही दे रखे हैं। पहला क्या है? जो नियम है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या,
चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिसके अंदर वो प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जो कुल सदस्य संख्या है का बहुमत। जैसे कि कोई विधेयक लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है 543, तो इसका बहुमत कितना होगा 500 का 250, 43 का 23, तो 250 और 23 कितना हो गया 73। संविधान संशोधन के लिए लोकसभा के अंदर 273 सदस्य बहुमत उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3। अब समझ लो कि टोटल तो इतने हैं, लेकिन उपस्थित समझ लो कितने हैं 400 ही है। उपस्थित कितने 400 या 400 लोगों ने मत दिया है, तो इसका कितना 2/3। 2/3 कितना हो जाएगा 800/3, 220 6 लगभग 265 के लगभग होगा, 65-66 के। तो इसका मतलब 273 तो होने चाहिए। अगर कम उपस्थित है तो भी 2/3 होना चाहिए। अगर सारे के सारे उपस्थित है 543, तो 543 मत दिए तो इसका 2/3 होगा। ऐसा कोई, अब दूसरा कौन सा है, ऐसा कोई संशोधन जो संघ या राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लेवल से बदलाव चाहिए में परिवर्तन या राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन, संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा स्वयं अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करना हो, संशोधन करना हो, तब ऐसे संशोधन वाले विधेयक के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ, यानी इसके जो ऊपर वाली जो विधि है उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों से भी विधेयक पारित होना चाहिए, उनका भी समर्थन होना चाहिए। आगे देखते हैं, संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन का यह तीसरा तरीका अनुच्छेद 368 में उल्लेखित नहीं है। कुछ ऐसे भी बातें हैं जिसमें सिर्फ साधारण बहुमत द्वारा संसद संशोधन कर सकती है, तो वह उल्लेख इसमें नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है एवं दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है। इसको लेकर संयुक्त बैठक का नहीं बुलाया जा सकता है कि दोनों में अगर पास नहीं हुआ तो संयुक्त बैठक बुला ले, ऐसा प्रावधान नहीं है। अर्थात इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति है वे संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बाध्य है कि उस पर हस्ताक्षर ही करने ही होंगे, जबकि हमने साधारण विधेयक के मामले में क्या देखा, एक बार वे उसको वापस लौटा सकता है। आगे देखते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। चौथा कार्य क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य भारतीय संसद करती है। भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न पूछ के, शून्यकाल में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठा के, कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाके, काम रोको प्रस्ताव लाके, इनके द्वारा वे कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका का मतलब क्या है, सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उस पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा के पास है, और नियंत्रण करने की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। क्यों? क्योंकि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, और इसके आधार पर ही कोई सरकार समाप्त हो सकती है। अगर विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा तो सरकार गिर जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। पारित करना था। विश्वास का मत प्रधानमंत्री सदन में प्रस्तुत करता है। विश्वास प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है, प्रधानमंत्री, और सदस्यों से इसके पक्ष में मत देने का लेकर पारित करने का आग्रह करता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव कौन विपक्ष लाती है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाती है, जबकि विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री स्वयं लाती है, सरकार द्वारा लाया जाता है। विश्वास मत के पारित होने पर और अविश्वास मत के पारित
विश्वास मत के पारित न होने पर, विश्वास मत है वह पारित न होने पर और अविश्वास मत पारित होने पर, इन दोनों को ही परिणाम में मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटाना होता है। संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उनके पद से हटाने आदि का भी कार्य करती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का तथा इनके निर्वाचन का कार्य भारतीय संसद करती है। तो आज हमने भारतीय संसद के जो कार्य देखे वो निम्नलिखित है। विधि निर्माण का कार्य, विधि निर्माण का कार्य, धन विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन का कार्य और कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये भारतीय संसद के मुख्य कार्य है। आगामी कक्षाओं में हम भारतीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।